नमस्कार। नेकीराम शर्मा कॉलेज से मैं ईशा कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष पास कोर्स में आपका जो तीसरा खंड है काव्य शास्त्र, उसमें संकलित एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है शब्द शक्तियाँ। तो शब्द शक्तियों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि शब्द होता क्या है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, लघुतम सार्थक इकाई होती है। लघुतम का मतलब है कि सबसे छोटी, सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है, तो सार्थक इकाई है। हर वो चीज़ शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा दीपक, तो दीपक कहते ही हमारे सामने एक दीपक का चित्र आ जाता है। हमें पता है कि दीपक किसको कहते हैं। तो इसी तरह हर वो चीज़ जिसका अर्थ होता है उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाला जो माध्यम होता है उसको शब्द शक्ति कहते हैं, जिससे हमें शब्द के अर्थ का पता चलता है। अब हर शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, उस अर्थ को किस तरह हम अलग अलग कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। एक शब्द होता है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का मतलब होता है जो बोला जा रहा है, जिसको हम अपने मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं, वाच्यार्थ। या फिर हम कह सकते हैं मुख्यार्थ। मुख्यार्थ मतलब जो किसी चीज़ का अर्थ होता है। और अभिधार्थ का मतलब भी यही होता है। अगर हम कहते हैं वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या अभिधार्थ, इन सब का एक ही अर्थ होता है। जैसे हमने कहा घास, तो घास को कहते ही हमारे सामने पता है हमें कि घास मतलब घास ही होता है। अगर हमने ये शब्द एक लाइन कही, गधा घास चर रहा है, तो इस वाक्य का अर्थ यही होगा कि गधा घास चल रहा है। गधा एक पशु है जो कि घास चर रहा है। ये इसका अभिधार्थ कहलाएगा। अभिधार्थ जो सीधा सीधा अर्थ व्यक्त करता है, और इस अर्थ को व्यक्त करने वाली जो शक्ति है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है यानी कि पंखा घूम रहा है, तो यही अर्थ निकलेगा कि पंखा चल रहा है। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, इन सब पंक्तियों का अर्थ बिल्कुल सीधा सीधा है। तो इनको जो भी शक्ति अपना जो अर्थ है वो सीधा सीधा व्यक्त करती है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा हमारे पास अर्थ होता है लक्ष्यार्थ। एक अर्थ होता है वाच्यार्थ, एक अर्थ होता है लक्ष्यार्थ, और एक अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। अब हम लक्ष्यार्थ के बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्यार्थ का मतलब होता है जब हम किसी न किसी चीज़ का कोई लक्षण लेकर और उस अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे हमने एक लाइन कही, मेरा मित्र गधा है। अब इसमें जो गधा घास चल रहा था, मेरा मित्र सेम टू सेम हूबहू वो गधा नहीं हो सकता, क्योंकि गधा एक पशु है जिसके 4 पैर हैं और जिसका काम बोझा ढोना है, और जिसकी एक पूँछ है। लेकिन मेरे मित्र के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा मित्र सिर्फ ये माना जाता है कि गधा जो है वो मूर्ख पशु माना जाता है, और उसका मूर्खता वाला लक्षण लेकर मैंने ये कहा कि मेरा मित्र गधा है। तो हमने जो गधे का मूर्खता वाला लक्षण है वो लेकर अपने मित्र को हमने कहा कि मेरा मित्र गधा है। तो लक्ष्यार्थ का मतलब यही होता है कि हम वो ना कहकर चीज़ और किसी चीज़ का लक्षण लेकर हम अपने अर्थ को व्यक्त करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। हम कहते हैं सोहन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह तो निरी गाय है। गाय है का मतलब ऐसा नहीं है कि वो गाय पशु है। गाय का मतलब होता है कि वो सीधा साधा है। ठीक है, तो इसके कारण हम उसको गाय कह रहे हैं। तो इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं पत्थर का। हम एक वाक्य कहते हैं कि सोहन का मन पत्थर है। ठीक है, पत्थर कौन सा होता है जिससे हम चिनाई का काम करते हैं, लेकिन सोहन का मन पत्थर वो वाला पत्थर नहीं है। सोहन का मन पत्थर है का मतलब कि उसके मन में कोई संवेदना नहीं है,
वो किसी पर जैसे दया नहीं करता। इसी तरह ये कहें उसकी भुजाएं तो पत्थर की हैं, उसकी भुजाएं पत्थर की का मतलब कि बहुत कठोर हैं। तो एक में हमने लिया कि पत्थर में कोई संवेदना नहीं होती, ये वाला लक्षण। एक में हमने लिया कि कठोर है। एक वाक्य हम और कहते हैं कि इस बैग में क्या भरा है, क्या पत्थर भर लाए हो, तो इसका मतलब कि इसमें बोझ बहुत ज़्यादा है। बोझ भी पत्थर का लक्षण है, तो उसमें हमने बोझ वाला लक्षण ले लिया। तो इस प्रकार इस अर्थ को व्यक्त करने वाली जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा के हमारे पास 4 भेद होते हैं: रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, लक्षण लक्षणा और आपके कोर्स में 2 ही लक्षणा हैं। अगर आप इसके आगे लेवल पर इसको करोगे, बड़े लेवल पर, तब उसमें 4 भेद बताए जाते हैं। तो हम ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना पड़ के 2 ही भेद करते हैं। रूढ़ा लक्षणा वह होती है जिसमें कोई भी चीज़ हमारी पुराने समय से रूढ़ होकर चली आ रही है। जैसे हम कहते हैं भारत जीत गया, तो भारत नहीं जीत गया, भारत की टीम जीत गई, या भारत की टीम खेल रही है, भारत नहीं खेलता है। लेकिन ये प्रयोग जो है वो रूढ़ हो गया है, तो इसीलिए इनके ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। राजस्थान गरीब है, राजस्थान गरीब नहीं है, वहाँ के लोग गरीब हैं। तो इस तरह से ये रूढ़ा लक्षणा के प्रयोग हैं। इसी प्रकार प्रयोजनवती जो लक्षणा है, ये जो मैंने आपको पत्थर वाला उदाहरण दिया है कि प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है। और उद्देश्य के अनुसार जब इनके अर्थ बदलते रहते हैं, जैसे पत्थर का एक अर्थ हमने बोझ ले लिया, एक अर्थ हमने कठोर ले लिया, एक अर्थ हमने ये ले लिया कि वो संवेदनहीन है, तो वो प्रयोजन के हिसाब से हम चीज़ों को बदल लेते हैं, अपना उद्देश्य बदल लेते हैं। ये है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है। तीसरी जो शब्द शक्ति है हमारी वो है व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजक शब्द शक्ति जिसको कहते हैं। तो जो व्यंजक अर्थ अपना व्यक्त करती है उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजक अर्थ अभिधा और लक्षणा के बाद व्यक्त होता है। हर ऐसा वाक्य या हर ऐसी रचना जिसमें अभिधा शब्द शक्ति है या फिर लक्षणा शब्द शक्ति है, उसमें व्यंजना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर व्यंजना है तो वहाँ अभिधा और लक्षणा नहीं हो सकती। अभिधा और लक्षणा के बाद जो अर्थ निकलता है उसी को हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि हम कोई कक्षा ले रहे हैं और वहाँ पर कोई जो छात्र है वो काफ़ी लेट आता है और हम उसको कहें कि तुम तो बहुत लेट आए हो, तुम बहुत जल्दी आ गए हो। बहुत जल्दी आ गए हो का मतलब ये नहीं है कि वो वाकई बहुत जल्दी आ गया, हम उसको व्यंजित कर रहे हैं एक अर्थ जो कि हम बोलने वाला यानी कि जो वक्ता है वो और जो श्रोता है सुनने वाला यानी कि वो छात्र जो लेट आया है वो इसका अर्थ ग्रहण करेगा कि टीचर मुझे ये कह रही है कि मैं बहुत लेट आया हूँ। ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी नहीं आया हूँ, मैं बहुत लेट आया हूँ, बहुत देर से आया हूँ क्लास में। तो इसका मतलब ये है। एक और उदाहरण लेते हैं। इससे पहले ये बताऊँ आपको कि जो व्यंजना है वो 2 तरह की होती हैं, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना वो होती है कि जिनके शब्दों में अगर हम मान लो कोई शब्द कहते हैं, अगर वहाँ पर कुछ और शब्द रख दें, उसका कोई पर्यायवाची रख दें तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। लेकिन अर्थी व्यंजना में ऐसा नहीं होता। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर एक पत्नी है जो अपने पति को चाहती है कि वो बाहर नहीं जाए, वो कहीं जा रहा है दूर अपनी जीविका उपार्जन के लिए, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो जाए, तो उसको वो कई तरीके से रोकती है, कहकर वो नहीं मानता। उसके बाद वो उसको ये कहती कि ठीक है तुम जाओ, जब मेरा मन करेगा तो मैं तो चाँद को देख लूँगी या फिर अपना कोई मधुर संगीत सुन लूँगी जब तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन करेगा, तो मेरे तन से जो प्राण हैं वो निकल नहीं जाएंगे, मैं फिर भी जिंदा रहूँगी। तो जब वो इस तरीके से व्यंजित अर्थ करती है तो उसके बाद वो नहीं जा पाएगा, वो इस चीज़ को नहीं कर पाएगा कि वो चला जाए फिर भी उसे छोड़कर। तो ये व्यंजना की शक्ति होती है कि जो काम या जो अर्थ व्यंजित किया जाता है वो समझा जाए। ठीक है। तो ये हमारी 3 शब्द शक्तियाँ हैं। जो दोहे हैं, जैसे हमने बिहारी का दोहा अपने एक सिलेबस में पढ़ा है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जो छाया है उसको भी छाया की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। बैठी सदन तन माँ,
तो इस वाले दोहे में क्या है कि वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि छाया को भी छाया की ज़रूरत पड़ रही है। ये व्यंजना इसमें क्या है कि बहुत अधिक गर्मी है, ठीक है। कहता तो है कि छाया चाहती छाया, यानी कि छाया को भी छाया की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन व्यंजना क्या है इसमें कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो व्यंजना जो है वो हमें समझनी पड़ती है, बहुत गहराई में जाकर वो व्यंजना वाला अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी 3 शब्द शक्तियाँ थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ आई होंगी। नमस्कार।